नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मूल विधि पर 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी 6ठी क्लास है मूल विधि पर। तो 5वीं क्लास में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताया था जिसका आईपीसी को समझने के लिए, उसको जानने के लिए उन शब्दों का जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उन शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक आईपीसी को आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपने उन पिछले वीडियो को देख लिया होगा और पिछले सारे वीडियो को आपने देख लिया होगा। अगर ना देखे हो आप तो उसको जाकर के वीडियो लिस्ट में आप उसको फिर से देख सकते हैं, और अगर ना समझ में तो दोबारा फिर देख सकते हैं। एक बात और, वीडियो को आप जब देखिए तो पूरा देखिए, बीच में उसको मत छोड़ा करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे तो आपको आधी ही जानकारी हो पाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरा मैटर समझ में आ जाए और आगे जो हम मैटर पढ़ाएं उससे आप उसको कनेक्ट कर सकें। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज आपकी जो है मूल विधि पर 6ठी क्लास है। आज हम आपको बताएंगे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। तो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कब आता है, कैसी परिस्थितियों में आता है, आज हम आपको बताएंगे। इसका क्या उद्देश्य है। तो यह सिद्धांत जो है उन मामलों में सहायक होता है जहां पर अपराध समूह में किए जाते हैं, यानी कि जहां अपराध कोई व्यक्ति अकेले नहीं करता है, जहां अपराध कई लोगों के साथ मिलकर किया जाता है, वहां पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत आता है। और जब कोई अपराध ऐसे समूह के साथ किया जाता है, सामान्य आशय के साथ या सामान्य उद्देश्य के साथ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व अलग अलग निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक कॉमन एक ऑब्जेक्ट लाया गया कि जो होता है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके माध्यम से अपराधी बच नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभी होता है किसी अपराधी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल पाता, लेकिन इतना जरूर पता रहता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट उस अपराध में जरूर रहा है। तो ऐसे समय में इस सिद्धांत की सहायता ली जाती है। तो इसकी जो व्याख्या है, इससे संबंधित जो उपबंध है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 में दिए गए हैं। यहाँ बताया कि सामान्य आशय से संबंधित कब कहा जाएगा कि उनका सामान्य आशय था उस अपराध को करने के पीछे, और कब कहा जाएगा कि सामान्य उद्देश्य उनका था। तो दोनों में सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य के अंतर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सामान्य आशय के बारे में बता देता हूँ। तो जब कभी कोई आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तो सबके सामान्य आशय को की वृद्धि में अगर कोई अपराध किया जाता है तो यह माना जाता है कि तो उस ऐसे जो समूह है उसके प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए उस समूह का प्रत्येक सदस्य इस प्रकार से दोषी माना जाता है मानो कि उसने उस अपराध को अकेले ही किया है। तो आप ये समझिए कि अगर किसी आपराधिक कृत्य को, ठीक है, उस और जो एक या अधिक से व्यक्ति हैं, एक से व्यक्ति हमेशा अधिक ही होगा, इसमें अकेले नहीं, एक से अधिक व्यक्ति हो और सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में उस अपराध को अगर किया जाता है, तो उस समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से दंडित तो होगा ही, वह व्यक्ति अकेले भी इस प्रकार से दंडित किया जा सकता है मानो उसने उस अपराध को अकेले ही किया है। तो इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, हम आपको बता दें। इसमें क्या था कि पहले एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए, और ऐसा कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, और ऐसा कृत्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो, और ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। यानी कि सामान्य आशय जो है, सामान्य आशय का मतलब होता है कि पहले ही उस घटना, उस अपराध को करने से पहले ही उन्होंने विचार विमर्श कर लिया हो, उनके दिमागों का पूर्व मिलन हो चुका हो, एक रणनीति उन्होंने बना ली हो, तब उनका एक कॉमन जो इंटेंशन है तब बनता है। और अपराध के सभी कथित अभियुक्तों का आपराधिक कृत्य से किसी न किसी रूप में उनका जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपराध को मतलब करे ही। कोई व्यक्ति क्या होता है कि मारता है किसी को, कोई व्यक्ति खड़ा होकर के देखता है कि कोई आ ना जाए, तो इस तरीके से क्या होता है, उनका उस अपराध की कृत्य से जुड़ा होना जरूरी है। और अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों का शारीरिक उपस्थिति जरूरी, हर मामले में जरूरी है नहीं होता, उपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन प्रत्येक मामलों में उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। तो हमने आपको बताया कि ये जो है एक आपराधिक कृत्य हो, ठीक है, और ऐसा कृत्य जो हो वो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ठीक है। तो आपको एक चीज और हम बता दें कि अपराध से कोई व्यक्ति 4 तरीकों से जुड़ता है। किसी अपराध से कोई व्यक्ति 4 तरीकों से जुड़ता है। पहला कि जब वो या तो स्वयं अपराध करे, या तो वह स्वयं अपराध करे, या वह अपराध घटित होने में भाग लेता हो, ठीक है, या तो वह अपराध को स्वयं करे, या तो अपराध के घटित होने में वह भाग ले, या
जब वो अपराध स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, यानी अपराध का दुष्प्रेरण करता हो, ठीक है, खुद नहीं करता, किसी को प्रेरित करता हो उस अपराध को करने के लिए। और चौथा है कि जब वह अपराध घटित होने के बाद अभियुक्त को छुपाता हो, या तो कोई अपराध घटित हो चुका है और किसी अभियुक्त ने किया है और उसको वह न्याय से बचाने के लिए उसको छुपाता हो कि उसको कोई पकड़ ना पाए, ठीक है। तो इस 4 तरीके से कोई व्यक्ति अपराध से जुड़ता है, तो स्वयं करता है, ठीक है, या तो उसमें भाग लेता है, किसी अन्य से करवाता है, या किसी अभियुक्त को जिसने अपराध किया उसको छुपाता है। तो इसमें जो है सामान्य जो आशय है, संयुक्त दायित्व का जो सिद्धांत है, ये आपका दूसरे पर सटीक बैठता है। मतलब जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता है, यह जो सिद्धांत है सामान्य आशय का, इसी पर निर्भर है। तो हमने आपको बता दिया इसको कि क्या क्या इसके आवश्यक तत्व हैं। अब इसमें आपको हम बता दें कि 2 केस है, एक है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर। तो इसमें क्या था मामला कि कुछ लोग गए एक डाकघर पे वहां चोरी लूट करने के लिए। अब चोरी करने वहां गए, वहां कुछ जो रुपए थे उसको लेने के लिए। तो एक वहां 2-3 लोग थे, तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी गेट पर खड़ा हो गया और 2-3 लोग अंदर गए। तो उसके बाद एक ने वहां उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, जो डाकिया था उसका उसने मर्डर कर दिया। लेकिन जब अपराध का विचारण शुरू हुआ तो जो व्यक्ति गेट पे खड़ा था उसने कहा कि मैंने अपराध नहीं किया, मैं तो बस खाली बाहर खड़ा था। तो इसमें ये निर्णय आया कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप अपराध में सीधे इन्वॉल्व हो। अपराध भले ही कोई और व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन सबका जो एक कॉमन उद्देश्य था, जो कॉमन इंटेंशन था सबका, वो एक होना चाहिए। मतलब कि सबने मन बना के सब लोग वहां गए थे कि ऐसा ऐसा कृत्य वहां आपराधिक कृत्य करना है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर कोई मर्डर में इन्वॉल्व हो, हर कोई चाकू से बंदूक से उस व्यक्ति को मारे ही। अगर कोई व्यक्ति कहीं रास्ते पे खड़ा होकर देख रहा है कि कोई आ ना जाए, और कोई व्यक्ति पता लग रहा है कि बंदूक पकड़ा रहा है लेकिन मार कोई दूसरा रहा है, कोई व्यक्ति चाकू पकड़ा रहा है भले कोई तीसरा व्यक्ति मार रहा है, तो इस तरीके से जितने लोग उसमें रहते हैं जिनका सामान्य उद्देश्य हो, ठीक है, जिनका सामान्य आशय हो एक जैसा, तो वो लोग क्या होता है, और किसी आपराधिक कृत्य को करने में अगर वो अग्रसर होते हैं तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए ऐसे मानदायी होता है कि उसने अकेले ही उस अपराध को किया है। तो इस मामले में वीरेंद्र कुमार घोष के मामले में न्यायालय ने उसके तर्क को खारिज कर दिया और उसने कहा कि भले ही आप खड़े हों, लेकिन ये माना जाता है कि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको जो मौका मिलेगा, मान लीजिए कोई आ जाता गेट से तो ये भी हमला कर देते उसके ऊपर, तो इसलिए उसको भी सभी को उसमें जितने लोग थे सबको न्यायालय ने दंडित किया। एक मामला था महबूब शाह बनाम इम्परर का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये भी था। इसमें क्या हुआ कि ये जो है इसमें अल्लाह अताद एक व्यक्ति था, तो वो क्या हुआ कि एक नदी में गया कुछ अपना उसमें जानवरों के लिए कुछ काटने, डंठल टाइप का, तो वो गया नदी में जा रहा था। तो वहां पर नदी में एक मोहम्मद हुसैन शाह करके व्यक्ति था, वो वहां स्नान कर रहा था। तो उसने देखा कि ये लोग वहां से गए नदी में से काट करके, अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह ये लोग और कई भी लोग थे, तो ये लोग वहां से काट करके वापस उसको लेकर के डंठल आ रहे थे। तो इसका जो वो है, इसका ये भतीजा था गुलाम कासिम शाह, इसने क्या किया, उनको रोका, उनकी नाव को पकड़ लिया, रोका, कहा कि डंठल जो काट के ला रहे नदी से उसको हमको दे दीजिए, उससे आपका अधिकार नहीं है। तो उसने कहते हुए अल्लाहदाद को धक्का दिया और वो गिर गया। जब वो गिर गया तो उसने अपनी नाव में से बांस निकाला और उसको गुलाम कासिम शाह को उसने उससे पीटा। तो वो क्या किया, जब पीटने लगा तो शोर मचाया कि बचाओ बचाओ करके चिल्लाया कि हमको बचाओ, हमको मार रहा है ये। उसके बाद उसके जो हैं इसके 2 लोग आए, एक लड़का और एक इसका और भी 2 लड़के इसके, बली शाह और महबूब शाह, ये दोनों इसको गुलाम कासिम शाह को बचाने के लिए दौड़े। जब ये दोनों बचाने के लिए दौड़े वहां से, तो दोनों बंदूक लेकर के दौड़े। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बली शाह ने इसको मारा, बली शाह ने अल्लाहदाद को गोली मारी, महबूब शाह ने इसको हमीदुल्लाह को, ठीक है, इसने बली शाह ने इसको हमीदुल्लाह को गोली मारी, महबूब शाह ने अहमद शाह इसको अल्लाहदाद को गोली मारी। तो एक तो अल्लाहदाद मौके पर ही मर गया और ये घायल खाली हुआ, और बली शाह फरार हो गया, वो नहीं पकड़ा गया। जब विचारण शुरू हुआ तो क्या हुआ कि निचले न्यायालय ने, विचारण न्यायालय ने इसमें क्या हुआ, दोनों को, इसमें तीनों को, इसको 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 सबको उसमें कहा कि इनका सामान्य आशय था, ठीक है, इसीलिए सबको उसने दंडित किया। फिर उच्च न्यायालय ने भी इनको दंडित किया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका कोई सामान्य आशय नहीं था, उनका बस इतना आशय था। सामान्य आशय मतलब होता है कि पूर्व सुनियोजित योजना, दिमागों का पूर्व मिलन, पहले से उन्होंने विचार विमर्श कर लिया हो कि वो क्या करने वाले हैं या चल के क्या करेंगे, एक कॉमन इंटेंशन अपना बना लें कि भाई हमको यही काम करना है, चल के उसको मार देना है, 3-4 लोग आपस में पहले बात कर लें। अगर ऐसा कुछ नहीं किए हैं, मौके पर ही जा करके अगर उनका पहले जब वो लोग शोर मचाया इसने, तो लोग मौके पर गए, तो न्यायालय ने कहा कि उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इसको बचाना था।
अगर बचाने में बंदूक का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो किया जाएगा, उनका उद्देश्य इनका मर्डर करने का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको सबको बरी कर दिया, प्रिवी काउंसिल ने इनको बरी कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं इधर का जो मामला है आपका आता है फिर सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, अब आता है वर्ड विधि विरुद्ध जमाव क्या है, जब विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के, ठीक है, जब विधि विरुद्ध जमाव किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के उद्देश्य, उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, ठीक है, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य, उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, या उस जमाव के कोई अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, या तो कोई अपराध किया जाता उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा, या उस जमाव के सदस्य उस अपराध का किया जाना संभाव्य जानते थे, तब उस जमाव के प्रत्येक सदस्य को ऐसे दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने वह अपराध अकेले ही किया हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है कि पहले वो जमाव जो होता है वो विधि विरुद्ध जमाव होना, जिसके जो आवश्यक तत्व हैं धारा 141 में परिभाषित है कि अवैध जमाव या विधि विरुद्ध जमाव क्या है। सबसे पहला कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बताया गया कि विधि विरुद्ध जमाव, हम किसी जमाव को हम कब कहेंगे कि वह विधि विरुद्ध जमाव है, यानी अनलॉफुल असेंबली, हम उसको कब डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि 5 या अधिक सदस्य, ठीक है, 5 या अधिक सदस्य ये इतने तरीके अगर कार्य करते हैं, 5 या अधिक सदस्य ये निम्न तरीके के कार्य करते हैं, तो हम उस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। जैसे क्या कार्य करते हैं वो, जैसे पहला कार्य है कि अगर वो केंद्रीय या राज्य सरकार को या संसद या विधान मंडल को या किसी लोक सेवक को जब वह विधिपूर्ण कार्य कर रहा हो तब उसे क्या होता है, आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उसको आतंकित करते हैं, या क्या है किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करते हैं। अगर वह किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का वह प्रतिरोध करते हैं तब भी माना जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। और किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, यदि वह ऐसे सदस्य जो है कोई रिष्टि करते हैं, यानी कोई किसी चीज को जलाते हैं या कहीं आप अत्याचार करते हैं, अतिक्रमण करते हैं कहीं, या कोई अन्य अपराध करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। या किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा संपत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना, या उसे मार्ग या जल के उपभोग के अधिकार से वंचित करना, या उसके किसी अन्य अमूर्त अधिकार से या उपभोग से उसको वंचित करते हैं, तब भी यह कहा जाता है कि वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव में बदल चुका है। या किसी व्यक्ति से वह कार्य कराना, या किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य कराना जिसको करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या ऐसे कार्य को ना करने देना जिसको करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अगर इस 5 तरीके का कार्य अगर 5 से अधिक सदस्य मिलकर करते हैं तो ये हम कहते हैं कि वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे सामान्यतः 5 लोगों का जो समूह वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह इन कार्य को 5 तरीके के कार्य को नहीं करते हैं, तब तक हम उसे विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव का हमने आपको बता दिया कि कब कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। अब इधर सामान्य उद्देश्य जो है कि पहला है कि 4 धारा 141 में परिभाषित अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है अपराध कृत्य ऐसी सभा के सदस्य द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सदस्य के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अगर कोई अपराध किया जाता है, या उस सदस्य के ऐसा अपराध किया जिसका उस जमाव के सभी सदस्य होना संभाव्य जानते हैं, ठीक है। और क्या है अपराधकृत अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, या जिसे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना रही हो। मतलब या तो वो अपराध किया जाए या उस सदस्य के उस जमाव के सदस्य जानते हो कि ऐसा अपराध भी हो सकता है। अगर कोई आपराधिक कार्य करने गए हैं, कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए आप गए कहीं कुछ लूटपाट करने, तो आपको ये संभावना रहती है कि अगर वहां पर प्रतिरोध अगर हुआ, अगर हमारा विरोध हुआ तो हम हथियार लेकर के गए हैं तो मर्डर भी हो सकता है। तो इस तरीके से या तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, या जिसे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना रही हो। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी संभावना बनी रहती है। और सभी सदस्य स्वेच्छा पूर्वक अवैध सभा में सम्मिलित हुए। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती उसमें सम्मिलित किया गया, जब वह
उस सभा में जो अवैध सभा है उसमें स्वेच्छा पूर्वक सम्मिलित हुए हों, ठीक है, तथा वह सभी उस सभा के उद्देश्य को जानते हों और वह उस सभा के उद्देश्य को जानते भी हों। तो हमने एक चीज आपको बताया यहाँ की, जैसे यहाँ हो कि सामान्य आशय, ठीक है, यहाँ पर जो था एक वर्ड सामान्य आशय। अब सामान्य आशय, ठीक है, सामान्य आशय, सामान्य आशय और समान आशय। सामान्य आशय जैसे एक हो गया सामान्य आशय, एक होता है समान आशय। समान आशय यानी सेम या सिमिलर या सिमिलर इंटेंशन, सेम या सिमिलर इंटेंशन, यानी कि इन दोनों में, ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों में अंतर है। सामान्य आशय और समान आशय, दोनों में अंतर है। सामान्य आशय का मतलब होता है कि पहले जो लोग सामान्य आशय एक बनाते हैं, कॉमन इंटेंशन बनता है, एक इंडिविजुअल इंटेंशन होता है, एक कॉमन इंटेंशन होता है। तो जो कॉमन इंटेंशन है, जो सामान्य आशय की बात है, वो कोई आपराधिक कृत्य करने से पहले जो कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, पहले वो लोग विचार विमर्श करते हैं, दिमाग या अपने पहले दिमाग अपना सेट करते हैं, ठीक है, पहले एक धारणा बनाते हैं कि हमको ऐसा अपराध करना है। तब अगर इस तरीके का अगर उन्होंने एक विचार, एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तब माना जाएगा कि उनका जो आशय था सामान्य आशय था। लेकिन समान आशय मतलब सेम या सिमिलर इंटेंशन। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से अगर दुश्मनी 4 लोगों की है, अब चारों लोग उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं और संयोग से चारों लोग पहुंच गए उस व्यक्ति को जहां उसको मारना है, लेकिन चारों लोग आपस में पहले से कोई विचार विमर्श नहीं किए हैं। सबका आशय तो सेम है, सबका जो इंटेंशन है वो सेम है, सिमिलर है कि उस व्यक्ति को मारना है, लेकिन वो चारों लोग जो है एक साथ कभी कहीं बैठ करके पहले बात नहीं किए हैं। चारों लोग संयोग से पहुंचे और चारों लोग उससे नाराज थे, चारों लोग चाहते थे उसका मर्डर कर दें। तो ऐसी स्थिति में ये जो है धारा 34 लागू नहीं होती है, ठीक है। तो यही है सामान्य आशय और समान आशय में ये अंतर है। समान आशय अलग चीज है कि भाई हम 2 लोग एक जैसा सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमने पहले से ही बात कर लिया हो, पहले से कोई रणनीति बना ली हो, कोई योजना बना ली हो, पूर्व सुनियोजित योजना, जिसमें सामान्य आशय में ही पूर्व सुनियोजित योजना होती है, समान आशय में नहीं। समान आशय तो हो भी सकता है। और इस तरीके से ये क्या है कि आप जो है इसमें क्या है, सामान्य आशय में जो है इसमें कम से कम 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, इसमें 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और इसमें 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए सामान्य उद्देश्य में। ये क्या है, स्वयं में कोई अपराध नहीं है। सामान्य आशय जो है इस स्वयं में कोई अपराध नहीं है, यह बस एक साक्ष्य का नियम है और ये खाली एक सपोर्टिव धारा है, एक सपोर्टिव नेचर की ये धारा है। ये स्वयं में कोई अपराध नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कोई अपराध किया तो आपके ऊपर खाली धारा 34 लग जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कि किसी की हत्या की, ठीक है, हत्या की तो आपके ऊपर लगेगा 302/34 ऐसे करके लगेगा आपके ऊपर। या आपने चोरी की, ठीक है, 379, ठीक है, अब इसको भी /34 करके लगेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि कोई अपराध करते हैं तो ये अकेले नहीं लगेगा कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया तो उसके ऊपर धारा 34 लग जाए। एक सपोर्टिव नेचर की धारा, ये खाली साक्ष्य का नियम प्रस्तुत करती है, ये लोगों के दायित्व को निर्धारित करती है। तो और ये जो है 149 या स्वयं में ही एक अपराध है, ये जो है 149 स्वयं में ही एक अपराध है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो। यहाँ पर क्या है, ये साक्ष्य का नियम प्रस्तुत करती है, स्वयं अपराध है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जानिए कि, और यहाँ क्या है, विधि विरुद्ध जमाव, जो 5 या 5 से अधिक सदस्य हैं, विधि विरुद्ध जमाव कब हम कहेंगे, हमने आपको ये 5 एसेंशियल बताया। अगर ये कार्य करते हैं तभी उस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। इसमें क्या है, अगर व्यक्तियों ने अपराध किया है, 1 से अधिक व्यक्तियों ने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई अपराध किया और उनमें से अगर संयोग है कि 2 व्यक्ति हैं और अगर एक छूट जाता है, बाई चांस एक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, ठीक, तो सिर्फ एक व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह क्लियर कट साक्ष्य न मिल जाए कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अगर कंफ्यूजिंग है तब वह व्यक्ति भी छूट जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध किया है सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में, तो अगर इसमें भी अगर
4 लोग, मान लीजिए कि 5 लोग होने चाहिए मिनिमम विधि विरुद्ध जमाव के लिए, और ये जो अपराध है इसका तभी माना जाएगा जब विधि विरुद्ध जमाव के अग्रसर में अगर किया जाए। तो अगर मान लीजिए कि 5 में से क्या है कि 2 लोग छूट गए, 3 ही लोग बचे, तो उसमें क्या है कि उन तीनों लोगों को भी सजा नहीं दी जा सकती है। तो बस ये आज के लिए लग रहा इतना ही, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोनों, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये संयुक्त दायित्व का सेक्शन है, ठीक। तो अगली क्लास फिर हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।